नमस्ते, आप सभी का स्वागत है आज के इस कार्यक्रम पर। हमारे साथ हैं सुमित पीर जी। और जैसा कि आपको पता है कि सुमित पीर जी का जो मूल स्थान है वो कश्मीर है, और कश्मीर के साथ में एक हमारे हमसाया का बॉर्डर लगता है, उसके पार बड़े बड़े हंगामे हो रहे हैं। तो मैं ये जानना चाहता हूँ इसके बारे में कि साहब ये POJK में जो कुछ हो रहा है, और GB यानी गिलगित बाल्टिस्तान जिसको बोलते हैं, हमारे हिसाब से तो पूरा का पूरा POJK है, लेकिन उन्होंने अलग अलग कर रखा है। एक को वो आज़ाद कश्मीर कहते हैं, दूसरे को वो गिलगित बाल्टिस्तान कहते हैं। तो ये जो हरकतें हो रही हैं, मारे जा रहे हैं सारे के सारे। भाई देखिए, मेरी तो, मैं अपनी पर्सनली बता दूं, आप जो है वो मेरी निंदा भी कर सकते हैं, कड़ी निंदा भी कर सकते हैं, कि मुझे इनके साथ कोई सहानुभूति नहीं है। ये वही लोग हैं जिन्होंने वो मीरपुर, कोटली, राजौरी में 30-40 हज़ार हिंदू सिखों की हत्या की थी 1947 में। उसके बारे में कोई पढ़ाया नहीं जाता भारत में, लेकिन ये तथ्य है, मैंने डॉक्यूमेंट किया है मेरी किताब में, कर्नल रैना ने भी अपनी किताब में डॉक्यूमेंट किया है। तो आप क्या, आपकी सहानुभूति किधर है? जो सर 21 पाकिस्तान वाले मरे हैं वो हेलीकॉप्टर क्रैश में, उनके साथ है, या कि ये जो 50-60 जो है ये मीरपुरी मरे हैं इनके साथ है? सर सबसे पहले तो जय सिया राम। आपको और सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार, प्रणाम और साधुवाद। शुभ बुलाने के लिए आभार। हमेशा की तरह भगवान श्री गणेश का राम नाम राम लेकर साहब। शुभारंभ करते हैं सर। सर देखिए, हमारे यहाँ एक कहावत है, दुश्मन जितने घटे उतना बढ़िया। मैं तो ये मानता हूँ। एक लाइन में मैं आपको इसका जवाब दे, दुश्मन जितने घटे उतने बढ़िया। देखिए सर, बिल्कुल आपने ठीक। आपने मीरपुर की बात की, हिंदू सिख मारे गए। फिर आप 1990 में आइए, तब क्या हुआ, वहां क्या हुआ? 1990 में भी तो वही हुआ ना। बाद में अल्टीमेटली कश्मीरी पंडितों को जाना पड़ा, कश्मीरी हिंदू तब भी मारा गया, तब भी हमारे छठी सिंह पूरा हुआ, सिख मैसेकर हुआ। तो खून तो तब भी बहा, खून तब भी बहा। समस्या ये है कि हमें कोई सहानुभूति नहीं है, क्योंकि तब भी आपके पाकिस्तान से भी लोग आए थे, लोकल भी लोग थे जिन्होंने खून बहाया। ऐसा नहीं टोटल सारे पाकिस्तान से थे, लोकल भी थे जिन्होंने खून बहाया। और आज की परिस्थिति ये है कि जो इस्लामिक दुनिया है ये बिना जिहाद के नहीं रह सकती। यहाँ अनस्टेबिलिटी बाय डिफॉल्ट है। इन्हें कहीं ना मार काट के बिना कुछ नहीं होता। आप देखिए आज की डेट में, अब ग्लोबली देख लीजिए, POJK से अगर एक मिनट हम बाहर निकले, अब ग्लोबली देख लीजिए, जब भी उम्मत के लोग मिलते हैं क्या मसला होता है? जिहाद बढ़ाना है, घटाना है, शुरू करना है या खत्म करना है, या सीज फायर करना है। इसके अलावा आपने देखा कि उम्मत की क्वांटम फिजिक्स पे कॉन्फ्रेंस, उम्मत की बायोलॉजी पे कॉन्फ्रेंस, उम्मत एरोस्पेस कॉन्फ्रेंस देखिए आपने कभी? आपने तो बहुत एक्सपीरियंस, आपने सुना भी नहीं होगा। तो मतलब माइनस जिहाद, माइनस मार कटाई, अब ये आपने कहीं भी। ऐसी बात कह दी, अब आप तो मुझको ये भी समझाइए, जब आप कह रहे हैं उम्मत की एरोस्पेस पे कॉन्फ्रेंस, तो उम्मत की एरोस्पेस है क्या? उन्हें क्या मतलब? पहले वो ये तो बताइए। उड़ने वाला घोड़ा, उड़ने वाला घोड़ा। हाँ, बुर्राक। वो हाँ, बुर्राक है, उनकी एरोस्पेस बुर्राक से डिफाइन होती है। तो सर अब देखिए, बायोकेमिस्ट्री, क्वांटम फिजिक्स, ये कभी नहीं मिलते। ये सिर्फ मार कटाई की बात करते हैं। बेसिकली पाकिस्तान में क्या हो रहा था, पाकिस्तान में संजय सर, जब हमने लास्ट टाइम बात की थी, मैंने कहा था कि मुल्ला मुनीर जो ईद के दिन गायब हो गया, मुल्ला मुनीर जो चुपचाप अमेरिका गया, मुल्ला मुनीर की शायद जो संभवतः यहूदियों के साथ साथ एक सीक्रेट मीटिंग हुई है, इसको लेके पाकिस्तान में बड़ा बवाल मच गया। कहते हैं मौलाना था कहाँ, आधा मौलाना कहाँ गायब था। अब इसके लोग ये नहीं बता पा रहे कि मुल्ला मुनीर था का, तब से कुछ खास दिखा भी नहीं, तब से कोई पब्लिक में भी नहीं आया। तो ऐसा माना जाता है कि इसने अमेरिका के साथ कुछ सांठ गांठ नहीं कर ली थी कि मैं ये बेचूंगा, तो मुझे ये दे देना, वो दे देना, ये दे देना। अब देखिए, जब से ये गायब हुआ तब से ईरानी भी इस पर भरोसा नहीं करते। इसने अपने साले को भेजा था ईरान, वहां से उससे पता लगा जी मुश्तबा खमीनी ने उसे कार्डबोर्ड में रख के कोई चिट्ठी दी है। वो भी सब बकवासबाजी, सब दो लोगों को दिखाने के लिए। जब से मुल्ला मुनीर, आप देखिए, शक के घेरे में आया। और आप वही देखिए ना, वो दुरंदर वाला प्लॉट याद होगा सर आपको, जो राजच्छी ने एक्टिंग की थी कि कह रहा तू कहाँ गया था, लंदन गया था, क्या गया था यहूदियों को न्यूक्लियर काकस बेचने, वो भी यहूदियों को। बिल्कुल वही कहानी मुझे याद आई। मैंने कहा राजच्छी की जगह मुल्ला मुनीर को भेजो, ये भी कहीं यहूदियों से मिलाया, कहीं इसने सीक्रेट मीटिंग कर ली। अब रॉ के पास उसका वीडियो होगा, वो अलग बात है, जरूर होगा। तो अब ये जो चीजें, मतलब धुरंधर का आपको हर चीज रिपीट होती नजर आएगी पाकिस्तान में। जब आपको ये चीज दिखी तो पाकिस्तान में इसको लेके सवालिया निशान उड़ गए। ये जो मुल्ले मौलाना मौलाना थे सब एक्टिवेट हो गए, फिर जैस वाले भी एक्टिवेट हो गए। कह रहा भाई यहाँ पाकिस्तान में हो क्या रहा, यहाँ देखिए पानी नहीं है, यहाँ खाना नहीं है, यहाँ बिजली नहीं है,
या दवाई नहीं मिलती, हमें एलोकेशन नहीं होता, हमें कुछ नहीं होता, और जिसको सो कॉल्ड तुम आजाद कश्मीर कहते हो, उसमें आजादी तो है ही नहीं, उसमें तो प्रोटेस्ट की भी आजादी नहीं है। आजाद कश्मीर में प्रोटेस्ट की भी आजादी, कौन सा आजाद का, कौन सा कश्मीर? तो ये जो तुमने इस्लाम के नाम पे हमें चूरन खिलाया था पिछले 70 साल से, भैया रोटी नहीं है खाने को, रोटी कहां से आएगी? पाकिस्तान में इन्फ्लेशन आप जानते हैं कहां पहुंच गया। पाकिस्तान में फूड क्राइसिस होना, ये तो अब आईएमएफ ने भी कर ही दिया कि पाकिस्तान में फूड क्राइसिस होगा। पाकिस्तान में फर्टिलाइजर क्राइसिस होगा, ये आप जानते ही हैं। पाकिस्तान में पानी नहीं मिल रहा। ऐसे में पाकिस्तान जो टूटता फूटता नजर आ, पाकिस्तान की हिमायती देखिए, चाइना ने हाथ खींच लिया जी, अमेरिका पैसे दे नहीं रहा, वो तो बस लॉलीपॉप देता ट्रम्प, ठीक है जी। अफगानियों के साथ आपकी नहीं बनती, ईरान आप पे भरोसा नहीं करता, भारत आपको घर में घुस के ठोकता है, अंदर घुस के आपको ठोकता है। ऐसे में अब जो वहां पाकिस्तान की, लेकिन उनके पास तुर्की है, तो है, तुर्की है। सर वो कंगला शहनशाह, उसके पास खुद खाने का पैसा नहीं है। अब कंगले शहनशाह के साथ मतलब ये मतलब दोनों, एक कंगला और एक कंगला और मंगला बैठेंगे तो आपस में क्या करेंगे? वो तो कंगला शहनशाह है ना तुर्की, उससे मैं कहता हूँ उमर दराज कंगला शहनशाह, खलीफा, कंगला खलीफा है वो। तो अब जब ये पाकिस्तान की अब जो इकोनॉमिक बर्बादी है, जो भारत का काम किया हुआ है, वो आपको दिख रहा है। अच्छा, पानी को लेके कुछ कह नहीं पा रहे कि भाई भारत ने पानी बंद कर दिया, हम करेंगे, इनके पास कोई विकल्प है नहीं। अब ये जो देखे, आप जानते हैं पाकिस्तान में पैसे आते हैं सर, 10 अगर 100 रुपए आ गए, 80 रुपए तो पंजाब में बंटने हैं। अगर फिर एक आध 2 रुपया बच गया, वो पीओजे के जाता है। अगर एक आध 2 रुपये बच गया, अब जैसे इनसे 3 साढ़े 3 रुपए में आप बिजली खरीदते हो, फिर इन्हें 30 40 रुपए में बेचते हो। तो अब ये जो पीओजे के वाले थे, ये फट गए, ये करें यार हमारे का होगा क्या, कुछ नहीं है हमारे पास, तो आपने इस्लाम इस्लाम कह दिया, सब कह दिया, बस जिंदा किस पे रहेंगे? तो जैस वालों ने थोड़ा इसको हवा दी, प्रोटेस्ट हो गया। अब प्रोटेस्ट हो गया तो फिर आ गई 2 प्रकरण कि भाई वहां 20 एक लोग मारे गए, 300 लोग जख्मी हो गए, फिर एक हेलीकॉप्टर गिरता। सर ये वही बात है कि जब धुरंधर में वो कहता कि देख यार हमारा तो वहां लारी में तो सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल हो गई, क्या करें? कह रहा आउट ऑफ कंट्रोल हो गया, 5 एक बलोचों को पकड़ते हैं, एनकाउंटर कर देते, फिलहाल मीडिया का ध्यान वहां लग जाएगा। तो फिर उसी तरह से इन्होंने 2 हरकतें करी, एक 20-30 वहां मार दिए। अब खैर आपस की बात है, कौन किसने किसको मारा, वहां वैसे भी कौन से कश्मीरी, वहां तो सारे पंजाबी इन्होंने बसा दिए, एक तो उनको मार दिया। फिर इनका दूसरा हो गया कि भाई ये तो मर गए, फिर एक हेलीकॉप्टर उड़ता है, वो क्रैश होता है। अब हेलीकॉप्टर जो उड़ के क्रैश होता संजय सर, उसमें मुझे डाउट है क्या उसमें कुछ फटने वाला पदार्थ तो नहीं था? क्यों? 15 मिनट बाद अगर MI6 हेलीकॉप्टर गिरता, 15 मिनट बाद आपने कैसे डिक्लेयर कर लिया कि भाई ये टेक्निकल या मैकेनिकल फॉल्ट है? इतने तो रशियन भी डिक्लेयर नहीं कर पाते। अगर हेलीकॉप्टर गिरेगा, कुछ होगा, आपको एक कोर्ट ऑफ इंक्वायरी बैठेगी, जांच होगी, ब्लैक बॉक्स का अध्ययन होगा, देन यू कम टू अ कंक्लूजन। क्या था? आपने 15 मिनट बाद डिक्लेयर कर दिया जी ये टेक्निकल फॉल्ट था और इसलिए गिर गया, तो आपको कैसे पता टेक्निकल फॉल्ट था? हाउ डू यू नो इट्स अ मैकेनिकल फॉल्ट? अ कोर्ट ऑफ इंक्वायरी हैज टू एस्टैब्लिश दैट। तो मुझे लगता है हेलीकॉप्टर को भी गिराने में किसी की साजिश थी। और ये भी माना जाता है कि जो बड़े वाले हेलीकॉप्टर MI6 वगैरह, इसमें मुल्ला मुनीर इत्यादि ऐसे बड़े लोग घूमते हैं, तो क्या उस पर एक रेकी की गई? क्या एक फील्ड ट्रायल था कि यार अगर अब की बार ना गिराएंगे, जब इसमें बड़े लोग बैठेंगे तब भी गिरा देंगे? तो क्या हेलीकॉप्टर वाकई गिरा? क्या हेलीकॉप्टर फटा? 15 मिनट में ISPR को कैसे पता जी टेक्निकल मैकेनिकल फेलियर हो गया? पहली बात। फिर इन्होंने आगे गए, जब पीओजे के और जीबी इनसे संभला नहीं, इन्हें पता है कि बलोचिस्तान फटेगा, इन्हें पता केपी के फटेगा, इन्हें इसके बाद पता सराय की बेल्ट फटेगी, कराची तक मसला जाएगा, माइनस पंजाब, ये हर जगह इनकी लगी पड़ी। तो इन्होंने क्या किया, वो धुरंधर वाला सीन किया इन्होंने। ये गए रात को और अपने अफगानिस्तान बॉर्डर पे वहां जाके बॉम्बिंग कर दी। बोला जी हमने 26 लोग मार दिए, इनका कहना। तालिबान कह रहा 13 लोग मरे, उसमें से 11 बच्चे थे। तालिबान ने कहा 13 लोग मरे, 11 तो बच्चे थे। अब जरा मुल्ला मुनीर से पूछो, जो 5-5 6-6 साल के बच्चे थे, कौन से जहादी थे, किस तारीख तालिबान का ये हिस्सा थे, किसको तूने मार दिया? हकीकत ये है, जब 5 बलोच आते 100 पाकिस्तानी सिपाही मार देते। 5 बलोच, 5 पठान आके 100 सिपाही पाकिस्तान के मार जाते। पीछे के दोनों अटैकों में आपने अभी तो इनके सारे मिनरल ट्रांसपोर्टेशन रोक दिया उन्होंने। वो तो रोकना ही था, वहां मिनरल है कहाँ वैसे भी। तो इन्होंने अब देखिए 5 बलोच आके इनके 100 लोग मारते। वो रेकोदिक से और सैंडक से जो है ये निकाल रहे थे, मिनरल ला रहे थे, वो तो सारे इन्होंने ट्रक व्रक का कॉन्वॉय था वो जला दिया और वो सारा रुक गया। चलिए कैनेडियनों के, कैनेडियन बेचारे कंगले हो गए। ट्रम्प को चिट्ठी लिखता हुआ आज रात को, बोलो तेरे जो मिनरल थे वो रुक गए भाई, अब क्या करेगा तू? बिलियंस ऑफ डॉलर्स की मिनरल वेल्थ तेरी रुक गई, वो अलग बात है। अब देखिए सर, अब यहाँ पे पाकिस्तान की फौज पहले क्या करती थी, रिमोट के गांव में जाती थी, 10-20 लड़के निकालती थी,
उनको गोली मारती थी, कहता जी हमने ये लोग मार दिए, फितनाए ख्वारिज हिंदुस्तान आके खारिज। अब की बार इनको इतना डर लग रहा कि आमने सामने की लड़ाई में हमारे सिपाही न मारे जाए, तो ये बाहर गए। बाहर इन्होंने 12-13-11 बच्चे मार दिए, 13 लोग टोटल मार दिए। अब अफगानिस्तान कह रहा, तहरीक तालिबान कह रहा, बेटा मैं तुमसे बदला लूंगा, तुम्हारी वाट लगाऊंगा। मुल्ला मुनीर और दुबक के, मुल्ला मुनीर और नहीं दिख रहा। तो ये जो आप देख रहे हैं, ये सारा पाकिस्तान को जो सिस्टम और व्यवस्था फेल हो रही है, उसके बाद जो इरप्शन हो रहा, लोगों को कुछ नहीं मिल रहा, उस इरप्शन को दबाने के लिए, मीडिया को भटकाने के लिए और हिंदुस्तान पे एज यूजुअल तोहमत लगाने के लिए, इल्जाम लगाने के लिए कि प्रॉब्लम को एक्सटर्नलाइज करो, हमारे यहाँ तो सब ठीक है, रॉ ने कराया, इंडिया ने कराया, कलभूषण नेटवर्क, ये कहते हैं ना कलभूषण यादव नेटवर्क। मैं कहा यार शर्म करो, अगर एक आदमी ने तुम्हारे आईएसआई और एमआई की लगा रखी है, तुम तो उसको कलभूषण यादव नेटवर्क कर, तुमने क्या चूड़िया पहन के मुजरा कर रहे हो तुम? तो अब आज तक उसका नाम नहीं प्रोनाउंस कर पाए ठीक से ये लोग। वही कह रहा, कलभूषण कहते हैं, कलभूषण यादव नेटवर्क। मैंने कहा नेटवर्क में भी तो हाँ, क्या, और उसको जादव भी नहीं कहते, जादेव बोलते हैं उसको। ज्यादा बोलते हैं, नेटवर्क भी बोलते हैं। मैं कहा भाई ये ऐसे बेशर्म लोग हैं सर। अब इन्होंने लोग बच्चे बच्चे मार दिए, इन्होंने बस इन पे तमगे लग गए। क्यों? इन्हें लगता था कि अब तहरीक तालिबान भी अटैक करेगा, इन्हें लगता बलूचिस्तान में भी अटैक होगा, इन्हें अब की बार कराची से भी पूरा पूरा अटैक के डर है। तो माइनस व्हाट दे आर सेफ इज पंजाब, वो भी डाउटफुल है। और वहां भी कोई मस्जिद में आके कोई फट गया तो वो बात अलग है, वो तो खैर हो ही सकता है। तो अब ये पाकिस्तान आप देखिए पूरा चरमरा रहा है, पाकिस्तान पूरा हिल रहा है। और सर गर्मी का टाइम है, पानी नहीं है, बिजली नहीं है, फसलें आपकी उगेंगी नहीं, आपका फूड फर्टिलाइजर शॉर्टेज निश्चित है, फूड इन्फ्लेशन आपकी आसमान छू रही है। तो ऐसे में आप क्या करोगे? मीडिया को भटकाने का काम करोगे? मीडिया को ये तो भटकाने, अच्छी खबर है साहब, पानी नहीं है, बिजली नहीं है, खाने को नहीं है, तो इसका मतलब अल्लाह आपका इम्तहान ले रहा है, और अल्लाह इम्तहान उसी का लेता है जो नसीब वाला होता है। हाँ ये आपकी बात बिल्कुल ठीक है। और इन्हें अब देखिए, मैं इनको बोलूंगा, इन्हें अब रेत की रोटी बनाने की प्रैक्टिस करनी चाहिए। रेत की रोटी बन सकती है अगर ये थोड़ी मेहनत करे। तो वैसे भी मर्द मुजाहिद तो रेत भी हजम कर लेंगे, उसमें क्या दिक्कत है? रेत भी हजम कर लेंगे, आटे की रोटी तो काफिरों को चाहिए होती है, तो कुछ भी हजम कर लेंगे। तो अल्टीमेटली जो पाकिस्तान का फटने का प्रकरण, इंटरनल प्रकरण है, वो शुरू हो गया है। सर देखिए, पैसे देने वाला कोई बचा नहीं, सऊदी अब पैसे देने की हालत में है नहीं, कतर पैसे देगा नहीं, यूएई से इनकी बनती नहीं, अमेरिका ने लॉलीपॉप दिया, चाइना ने इनसे हाथ धो दिया। तो अल्टीमेटली अब इनके पास बचा क्या? पीछे इन्होंने गेम भी खेला अमेरिका के साथ, चाइना के साथ सांठगांठ कराए थे, फिर चाइना के हथियार स्मगल कर रहे थे। मतलब उल्टी सीधी हरकतें भी तो इन्होंने पूरी की है ना सारी इन्होंने, ये तो किसी के सगे ही नहीं है। अब आप देखिए आज के डेट में पाकिस्तान ने कुछ देर पहले स्टेटमेंट दिया, जी हमारी कोई पीस डील की बात ही नहीं हो रही, कोई पीस डील थी नहीं। यही शहबाज शरीफ 48 घंटे पहले कह रहा था पीस डील बस होने वाली है, बस थोड़ा साइन वाइन रहता, बस पूरी साइन है। और आज कह रहे जी कोई पीस डील नहीं है, सारा मसला खत्म हो गया। देखिए जहां जंग और जहाद नहीं है, वहां पाकिस्तान की दुकान नहीं चलती। जंग जहाद मार कटाई अगर ये कहीं चल रहा हो तो पाकिस्तान अपने 4-5 पैसे कमा लेता है। पीस में पाकिस्तान का रोल ही नहीं है, पाकिस्तान कैन नॉट एग्जिस्ट इन पीस। और यही हकीकत है। और जब तक वहां मार कटाई नहीं होगी, ना मिलिट्री को ताकत मिलेगी, ना पॉलिटिशियन को ताकत मिलेगी, नहीं लूट खसूट होगी, नहीं हम उम्मत के पास जाएंगे बोलेंगे भाई साहब हमारे इतने लोग मर गए, इतने लोग बह गए, इतने घर टूट गए, कुछ तो ज़कात दो। चलता पाकिस्तान ज़कात पे है। लोगों को, मुझे एक बार समझ क्यों नहीं आ रही कि पाकिस्तान चलता ही ज़कात पे है। पाकिस्तान दुनिया दूसरों की खैरात पे चलता, पाकिस्तान बिना उसके चल ही नहीं सकता। और ये आपने जो देखा अभी जो प्रकरण हो रहा है, ये उसी की सेटिंग है। अब कुछ दिनों में ये ज़कात मांगने निकलेंगे, कुछ दिनों में खैरात मांगने निकलेंगे। पहले कोई जो 100 मिलियन देता था, 10 मिलियन तो अब भी दे देगा, 2 मिलियन दे दे, 1 बिलियन दे दे, इन्हें क्या फर्क पड़ता है? इन्हें क्या फर्क पड़ता लोग कुत्ते बिल्ली की तरह मरे? इन्हें क्या फर्क पड़ता 400 रुपए लीटर पेट्रोल ना मिले? इन्हें क्या फर्क पड़ता 500 रुपए किलो आटा ना मिले? इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। इन सबके 2 नंबरी पासपोर्ट है, इन सबके अमेरिकन पासपोर्ट बने पड़े हैं, सबके पास 2-2 पासपोर्ट है। रईस लोगों ने अपना सोना उठाना, डॉलर उठाने, प्राइवेट जहाज में उठ के निकल जाना, बात खत्म। इनके पास तो 2 ही चीजों में कन्वर्ट करके रखते ना पैसा, या तो सोने में या अमेरिकन डॉलर। हरे हरे 2 अटैचियां उठाई, जहाज में बैठ गए, जय माता दी पहुंच गए। इन्हें बाकी लोग मरे कटे जो भी इनका हो। बाकी देखिए, अगर एक एक कहावत है भाई, दुनिया में सबसे ज्यादा मुसलमान किसने मारे? दुनिया में सबसे ज्यादा मुसलमान ने मारे, मुसलमान से लड़के सबसे ज्यादा मरा है, ये हकीकत है। और उसके बाद अगर दुनिया में किसी ने सबसे ज्यादा मुसलमान मारे, वो अमेरिका ने मारे। तो अब ऐसे में अगर ये आपस में लड़के 50 मरे, 500 मरे, वो उनका सरदर्द है। हमें क्या लेना देना भाई? तुम्हें आजादी चाहिए थी, तुम्हें
तुम्हें जाके पाकिस्तान से हमदर्दी थी तो भुगतो पाकिस्तान को, हमने तो नहीं कहा था। और बिल्कुल आपकी बात सही है कि वही वाली बात है कि कहते इसमें हैं एक बात और भी है, एक बात थोड़ी सी मैं इसमें आपको ऐड करूंगा, वो ये है कि साहब की ये जो झगड़ा है, इनके बीच में जो झगड़ा हो रहा है वो एक पूरी तरह से बल्कि 100% पॉलिटिकल मैटर है कि करेक्ट। साहब की रेफ्यूजीज को जो पार्लियामेंट है इनकी पीओजेके की, उसमें कितना रिप्रेजेंटेशन दिया जाए। उनका जो रिजर्वेशन है 12 सीटों का या 13 सीटों का, कि साहब उसको हटाया जाए। झगड़ा तो ये है, यहाँ से शुरू होता है और उसके बाद फिर वो जो दूसरी ओवरटोन्स हैं, इतने दिनों का जो दबाया हुआ जो गुस्सा है, वो सब निकल रहा है अलग अलग स्थानों पर। सर देखिए ना, जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपकी पीओजेके में आपने किसी यूनिवर्सिटी से डिग्री की है तो वो सो कॉल्ड मेनलैंड पाकिस्तान में तो माननी नहीं है वो डिग्री। पाकिस्तान में वो मेनलैंड में वो डिग्री नहीं मानते आपकी, कहते हैं यार वो डिग्री नहीं है, फर्जी है, नकली है। तो अब ये तो आपस का मसला है ना, इनको क्या करना क्या नहीं करना। तुम भी मुसलमान बैठ के सुलटा लो। मैं तो कह रहा हूँ शरीयत के हिसाब से सुलटा लो, शरीयत के हिसाब से सुलटा लो, इसमें इतनी दिक्कत हो परेशानी वाली बात क्या है। और बाकी भाई, अब पुलिस वाले मरे या आपके प्रोटेस्टर्स मरे, दोनों ही जन्नत जाने, दोनों ही शहीद हो रहे हैं, तो वो भी दिक्कत कुछ नहीं है। तो आपका जो पीओजेके का मसला था वो पाकिस्तान का अटर फेलियर वाला मसला, पाकिस्तान की व्यवस्थाओं का फेलियर वाला मसला है। हमें उससे लॉजिकली कोई मतलब नहीं होना चाहिए था। जबकि एमईए ने बोला कि भाई ये देखो जो ह्यूमन राइट्स की बातें करते हैं उनके यहाँ ह्यूमन राइट्स कैसे, उनके यहाँ क्या हालत है। सर 400 रुपए लीटर कौन पेट्रोल डाल पाएगा आप बताइए, 500-600 रुपए किलो कौन आटा खरीद पाएगा। अल्टीमेटली जो आदमी है वो तो मर रहा है ना, वो तो खत्म हो रहा है। अब मुल्ला मुनीर तो अपने हवाई किले बना रहा है, मैं अमेरिका के साथ आज लंच कर रहा हूं, मैं तुर्किया के साथ आज डिनर कर रहा हूं। अल्टीमेटली पाकिस्तान को टॉयलेट पेपर की तरह ही यूज किया अमेरिका ने, अब भी नहीं किया। आज भी ट्रंप कुछ भी कह देता पाकिस्तान को लेकर। कल देखिए, कल रात के अटैक से पहले ट्रंप ने एक चीज बोली, बोला अच्छा अब मैं अटैक नहीं करूंगा पाकिस्तान के कहने पे। 2 घंटे बाद पता लगा फिर अटैक शुरू कर दिया। अब पाकिस्तान तो ऐसा हो गया ना जिसके अप्रूवल भी नहीं लेता, मतलब कहीं भी कुछ बोला पाकिस्तान, मतलब भाई पाकिस्तान तो ऐसा हो गया, जरखेज गुलाम हो गया, रखेल हो गई, कहीं भी नाम ले लो, बोल दो हमने पाकिस्तान के नाम पे ये कर दिया। अब तो लोग मजाक बनाते हैं, अच्छा ट्रंप को आज सुसु नहीं आया, बोला मैंने पाकिस्तान के कहने पे टॉयलेट नहीं गया आज में, मतलब ये तो लिटरली वही वाली बात। तो पाकिस्तान की जो वक़्त थी मैं मानता हूं वो और भी घिर गई है। आज के डेट में पाकिस्तान इज नथिंग, पाकिस्तान इज अ फेल्ड स्टेट। पाकिस्तान बिल्कुल खत्म हो चुका है। और मैं आपको बताऊं, इनका अब पतन का टाइम आ गया सर। अब आप इकोनॉमिकली देखें, आप मैक्रो इकोनॉमिक पैरामीटर आज पाकिस्तान के देखें, देयर इज नो वे यू कैन रिकवर पाकिस्तान। आप पाकिस्तान को रिकवर नहीं कर सकते, चाहे उसमें आप 1 बिलियन डालो, 100 बिलियन डालो, कुछ भी नहीं होगा। इट इज गॉन बियॉन्ड रिपेयर। आबादी बढ़ रही है, जेनेटिक डिसऑर्डर है, 1/3 को डायबिटीज है, 20% लोग मेंटली डिरेंज्ड है। और ये जो आपस में शादियां कर करके जेनेटिक डिजीज का पूल बनता जा रहा है, दे आर इनक्योरेबल। तो आने वाली नस्ल जो है, मोटा मोटा नस्ल खराब हो रही है, नस्ल बर्बाद हो रही है। वो कहानी है पाकिस्तान की। पढ़ा लिखा आदमी, इन्हें काम का नकाज का मतलब अगर ये मुसलमान बने रहेंगे तो ये सारे के सारे जेनेटिक डिजीजेस से ही खत्म हो जाएंगे। तो इनके पास जो है बचाव का केवल एक ही रास्ता है, वो है घर वापसी। सर बिल्कुल, हमारे यहाँ तो गोत्र में शादी नहीं वापस होती। हिंदू बने, वापस हिंदू बने और भाई बहन आपस में शादियां करना बंद करें और हमारे यहाँ तो महादेव का गोत्र, जयकारा लगाएं। बिल्कुल हर हर महादेव बोले। हमारे यहाँ तो गोत्र में शादी नहीं होती संजय सर, इनके तो आपस में हो रही है। हाँ अब देखिए, बताइए। मैं आपको यूके का बताता हूँ। यूके में जो मेडिकल बजट है उसका करीब करीब 70%, कुछ 3-4-5-6% मुसलमान, 70-80% बजट खा जाते हैं। एक वहां का सेनेटर एक बार पागल हो गया, कह रहा है यार ये 70-80% बजट, ये 3-4%, 5% मुसलमान जो भी है ये कैसे खा रहे। तो उसने इसका अध्ययन किया। तो जब अध्ययन किया तो पता लगा यार ये जो जेनेट आपस में फर्स्ट फ्लोर से सेकंड फ्लोर जो शादियां होती है ना, फर्स्ट फ्लोर से सेकंड फ्लोर जो बारात आती है, उसमें इतने जेनेटिक डिजीज है, इतने जेनेटिक डिजीज के कैरियर है, सारा बजट इन पे खर्च हो रहा है। एंड ऑन जेनेटिक डिजीज विच कैन नॉट बी रिकवर्ड, उन पे कुछ नहीं होगा, वो रिकवर नहीं होती, बस काम चलता रहता है। अब देखिए पाकिस्तान में डायबिटीज, आपके ऑलमोस्ट 1/3 पाकिस्तान को डायबिटीज हो गया है। पाकिस्तान में 20% लोग मेंटली डिरेंज्ड है, पहले 10% का सर्वे आया, फिर 20% का सर्वे आया। तो अल्टीमेटली ये जो देश है ये जा कहाँ रहा है। तो अगर अब ये फ्रस्ट्रेटेड आदमी सड़क पे आएगा, या किसी को मारेगा या मरेगा, ये तो नेचुरल प्रोसेस है ना, तो मारेगा या मरेगा। अब मरने वाला भी मुसलमान, मारने वाला भी मुसलमान, ये भी मुजाहिद वो भी जहादी।
तो अब हमारा उसमें क्या काम? अब ये आपस में कुछ भी करते रहे। अब अफगानिस्तान में आप देखिए, सूडान में इत्यादि में भी बहुत सेक्टेरियन वायलेंस होता, हम उसमें क्या करें? हम तो इसको सेक्टेरियन वायलेंस देख रहे हैं, आपस की कमी देख रहे हैं, आपस में आपकी बनती नहीं है, आपस में आपका सिस्टम फेल हो रहा है। आपने जो कहा था इस्लाम के तर्ज पे हमने पाकिस्तान बनाया, वो कॉन्सेप्ट फेल हो गया है। जिन्ना का पाकिस्तान फेल हो गया, कॉन्सेप्चुअली, इकोनॉमिकली, थ्योरेटिकली, प्रैक्टिकली, हर तरफ से फेल हो गए हो आप। तो अगर अब उसका रिपरकशन 50 लोगों का खून बह के हो रहा है या 30 लोगों का खून बह के हो रहा है, दैट इज अ नेचुरल आउटकम। उसमें तो हमें कोई इतराज नहीं होना चाहिए, आपस की बात है, लड़ो मरो, भाई जो मर्जी करो, भाई हम क्या करें आपका। और आई थिंक हम बियॉन्ड अ पॉइंट, जो अमीर ने एक बार कह दिया, उसके बाद हमें कोई संवेदना नहीं होनी चाहिए इनके साथ। दिस इज देयर इंटरनल प्रॉब्लम, गो एंड फाइट इट। अब कल को बलोचिस्तान, फिर बलोच फिर हमला करेंगे, फिर 100 सिपाही मारे जाएंगे, कल को टीटीपी वाले हमला करेंगे, कल को किसी मस्जिद में बम फटेगा, इन्होंने फिर बोलना इंडिया की साजिश है, रॉ की साजिश है, फितना हिंदुस्तान है। ये सब बकवासबाजी की बातें हैं, ये सब अहमकाना बातें हैं। इनको यही करना है, क्योंकि प्रॉब्लम ये है कि जो मैं दुनिया में भी देख रहा हूँ, 99% मुसलमानों की मीटिंगें या तो सीजफायर के लिए, या जिहाद के लिए, या बढ़ाओ जिहाद या घटाओ जिहाद, या कुछ ना कुछ करो, माइनस मार कटाई, माइनस डेथ एंड डिजास्टर की कोई मीटिंग नहीं होती सर। देयर इज नथिंग कॉल्ड उम्मत इकोनॉमिक फोरम, देयर इज नथिंग कॉल्ड उम्मत साइंटिफिक फोरम, देयर इज नथिंग, these things don't exist। ये जितनी भी आप मीटिंगें देखोगे, बस ये जहाद के चक्कर में होंगी, मार कटाई के चक्कर में। एक याद दिला दूं लेकिन आपको, जी। उम्मत मिडलमैन फोरम तो बहुत एक्टिव है। दलाली ना। लेकिन पाकिस्तान की वो मिडलमैनशिप जो है, वो दलाली है, वो भी फेल हो गई। बिल्कुल फेल हो। वो वापस जो है वो ट्रंप जो है वो अपने पागलपन में अलग से ही डील कर रहा है। कभी कभी नाम ले देता है आसिम मुनीर का, क्योंकि उससे क्रिप्टो मिल रहा है उसको। नहीं, वो आसिम मुनीर ने तो उससे 5-10 बिलियन डॉलर कमा के दिए ना, तो नाम तो लेगा उसका। 10 बिलियन डॉलर में इतना तो बनता है। और आप देखिए, आज पाकिस्तान तो खुद कहता है ना कि देखिए, 48 घंटे पहले पाकिस्तान कहता था जी सीज फायर होने वाला, बस हम तो काम कर रहे हैं, हमने अपनी एफर्ट्स बढ़ा दी है टुवर्ड्स सीज फायर। पाकिस्तान को मैंने पहले कहा था, मैंने कहा या अल्लाह, मेंढकी को जुकाम हो गया, तुम कुएं के मेंढक को, तुम्हें क्या हो गया? ये बड़े लोगों के लफड़ों में तुम कहां फंस रहे हो यार? तुम्हारे जूते वूते फट जाएंगे, चड्डी में छेद हो जाएंगे, चुपचाप घर में बैठो, तुम्हारी औकात नहीं है इनके लोगों के बीच में जाना। नहीं माने गए। आज पाकिस्तान का थोड़ी देर पहले कुछ स्टेटमेंट आया है जी, कोई सीज फायर नहीं हो रहा, हम किसी नेगोशिएशन का पार्ट नहीं। और ये कतर की टीम भी गई थी आपके तेहरान, वो भी वापस आके कह रहा है जी कोई नेगोशिएशन नहीं हो गई। वैसे ईरान ने स्टेटमेंट दिया, अब तो नेगोशिएशन का सवाल ही नहीं, पूरी जंग हो गई। अब ट्रंप कभी कहता कि हम खुद बात करें ईरान से, कभी कहता कतर बात कर। अब सऊदियों ने वैसे एक प्रपोजल रखा जी, कतर और पाकिस्तान फिर बात करें। मैं कहा सऊदी भी बड़े चालाक है, कह रहे हैं दोनों को भगा के रखो, इनको लगा के रखो। और ये जो मुल्ला मुनीर जाता है, जो उसका ये साला मोहसिन नकवी जाता है, फिर इसको चिट्ठी मिलती है कार्डबोर्ड में रखी, मुस्तफा खमीनी से मिलाया नहीं जाता। ये सब आपको क्या दर्शाता है? ईरान को भी पता था ये अमेरिका का पाला हुआ गुलाम है, अमेरिका का पालतू है, यह अमेरिका की दलाली करने आ रहा। ठीक है जी। ईरान ने इनको यूज करने की कि चाइना के साथ कुछ सेटिंग बिठा दो, वहां कामयाब नहीं हुए। अमेरिका ने इनका यूज किया कि ईरान को ठुकवा दो, वहां ये कामयाब नहीं हुए। अल्टीमेटली मुल्ला मुनीर हैज नॉट बीन एबल टू डिलीवर फॉर चाइना, नॉर फॉर अमेरिका, नॉर फॉर ईरान। अगर आप देखोगे, तीनों में से किसी के लिए वो डिलीवर कहाँ कर पाया? किसी एक का तो होता। तभी तो मैंने कहा यार तूने कितने आशिक पाल रखे, हर एक के साथ सोएगा तो बात कैसे बनेगी? मतलब एक आध दो आशिक हो तो समझ आता है, इतने आशिक पाल रखे, कभी कभी। हीरा मंडी तो रोज हर रात को नए के साथ सोती है। हाँ, हीरा मंडी है आफ्टर ऑल। ये आपकी बात बिल्कुल सही है कि हीरा मंडी में रोज नया आशिक आता है, टेम्परेरी आशिक आता है, पैसे देता, काम होता है। तो अब हम जो शुरू से कह रहे हैं पाकिस्तान को हीरा मंडी, अब जो पाकिस्तान की जियोपॉलिटिकल आउटकम्स है, उसके बाद तो दुनिया ये मानेगी हमारा आकलन पाकिस्तान को हीरा मंडी कहने का बिल्कुल ठीक था। किसी का सगा नहीं, हर एक को ठगा। और दूसरी बात, इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता पैसे कौन दे रहा, जो पैसे दे रहा उसका ये काम करेंगे। अगर कल को इजरायलियों ने ज्यादा पैसे दे दिए, 100% उनका काम करेंगे, 100% उनका काम करेंगे। यहूदियों का भी काम करेंगे, इन्हें क्या फर्क पड़ता सर? इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। और ये जो आज देखिए, आज इन्होंने इसराइल का भी रास्ता काट दिया। इसराइल का रास्ता कैसे काट दिया? ये जो लेबनान वाले को इन्होंने बुला लिया ना अपने मीटिंग के लिए, वो तो इसराइल का सीधा सीधा रास्ता काट दिया। अब देखिए लेबनान वाला, पता नहीं लेबनान वाला फौजी आर्मी चीफ क्या सोच के पाकिस्तान के,
बस उसके प्रधानमंत्री की एक गुटली थी जो उसने सेट की थी। अब वो गया और देखिए तब से हिजबुल्लाह की कितनी छटाई कर दी ईरान इसराइल ने, तब से ईरान पे भी अटैक हो गया। अल्टीमेटली जहां पाकिस्तान जाएगा वहां डेथ और डिजास्टर ही होनी है। अब जैसे वो लेबनान का आर्मी चीफ पाकिस्तान गया, मैंने कहा 100% अब इसराइल ठोकेगा ईरान को भी और ठोकेगा लेबनान को भी और बेरूत को भी ठोकेगा। आज तो बेका वैली को भी ठोकना शुरू कर दिया उन्होंने। मैंने कहा अब वो ठोकेगा क्यों? पाकिस्तान का मतलब ही मौत है, पाकिस्तान का मतलब ही कब्र है, पाकिस्तान का मतलब ही जनाजा है। ये लोगों को समझना चाहिए। और उम्मत के लोगों को मैंने एक बार बोला था, मैं कहा भाई अगर तुम्हें अपने यहाँ शांति चाहिए तो दो लोगों की एंट्री बंद करा दो अपने देश में, एक पाकिस्तानियों की, एक तुर्किया वालों की। इन दोनों की जब तक एंट्री बंद नहीं होगी तुम्हारे देश में कभी शांति नहीं हो सकती। ये लोग तुम्हारे देश में शांति होने नहीं देंगे। दे विल मेक श्योर योर कंट्रीज गो डाउन द ड्रेन, क्योंकि ये चाहते हैं कि जैसे हम हैं वैसे दुनिया को बनाओ। अगर कोई खा पी रहा उसको क्यों खाने पीने दो? अल्टीमेटली अगर लेबनान वाला नहीं गया होता तो इसराइल शायद हमला नहीं करता, क्योंकि इसराइल को लगा अच्छा बेटा मेरा रास्ता काट रहे तो लो, हमने लेबनान को भी ठोक दिया, हमने ईरान को भी ठोक दिया, हिजबुल्लाह को भी ठोक दिया। अब बताओ क्या करोगे पाकिस्तान? अगर पाकिस्तान में इतनी औकात है, देखिए पाकिस्तान को अब तक ईरान से भिड़ जाना चाहिए था, पाकिस्तान को अब तक इसराइल से भिड़ जाना चाहिए था, अमेरिका से भिड़ जाना चाहिए था। उसके पार्टनर को सऊदी को देखिए ईरान ने ठोका, सऊदियों को कहीं ना कहीं सऊदियों ने अपने हुतियों ने ठोका, उनको ईरान ने ठोका, हुतियों ने ठोका। कहीं ना कहीं जो शिया मलेशिया है ईरान में, लेटेस्ट अटैक जो किया है वो भी सऊदी अरब के ऊपर किया है। हाँ वो भी किया है। तो अब जो ये मर्द मुजाहिद पाकिस्तान है तो ये क्यों नहीं जा रहा लड़ने, ये क्यों नहीं जाके भिड़ रहा ईरान से, हुतियों से भिड़े, बाकी जिन्होंने भी अटैक किया उनसे भिड़े। और दूसरी बात, अब ईरान के किसी काम नहीं आया, अब ये अमेरिका का पालतू है, अमेरिका पे ईरान ने अटैक किया, तो यार तब तो तेरा फर्ज बनता है भाई, ईरान ने अटैक किया तेरे सऊदी पे, ईरान ने अटैक किया तेरे पापा ट्रंप पे, तो जाके भिड़ जाओ उससे। और तो अब इजरायलियों ने तो साफ साफ तुम्हारा रास्ता काट दिया। तुमने आर्मी चीफ को तैयब अर्दोगन ने खेल खेला। तैयब अर्दोगन को लगा, देखिए मैं आपको बताता हूँ घटना का बड़ा इंटरेस्टिंग है। हुआ क्या कि अब जोसेफ अयोम ये क्रिश्चियन है, लेबनान का जो प्रेसिडेंट है क्रिश्चियन होता है, प्राइम मिनिस्टर सुन्नी मुसलमान और स्पीकर शिया, ये वहां का रूल है। जोसेफ अयोम को ट्रंप ने बताया देखो भैया तेरे और इसराइल के बीच में सीज फायर कराना है तो तुम आके कर ले। वो क्रिश्चियन था, कहता जी हम शिया सुन्नी द्रूज हो बेदविन हो या जो भी हो वो हिजबुल्लाह से तंग आ गए, हमारे बस का हिजबुल्लाह नहीं है, उन्होंने कह दिया। नजब जो है वहां का प्रधानमंत्री, इसको तुर्किया ने चाबी भरी, कह रहे ये कैसे हो रहा, क्रिश्चियन डिसाइड करेंगे क्या लेबनान में क्या होगा, तुम क्या कर रहे हो? अच्छा, तो नजफ ने बोला नहीं 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 ऐसे नहीं होगा भाई, इसराइल की स्कॉच अर्थ पॉलिसी है, जहां इसराइल जाता सब कुछ खत्म करता है, इसराइल को बोलो यहां से निकले तब हम सीज फायर करेंगे। अब जो यहाँ के पार्लियामेंट का स्पीकर है ये शिया, इसकी मोहम्मद गिलाबाफ जो ईरान के पार्लियामेंट का स्पीकर है, इनकी बड़ी बनती थी। तो ट्रंप ने बोला ठीक है हम हिजबुल्लाह से भी बात करते हैं, तो इन्होंने कहा ठीक है जी हिजबुल्लाह पिक्चर में आ गया। जैसे हिजबुल्लाह पिक्चर में आ गया तो इनको लगा हिजबुल्लाह जीत गया। अब हिजबुल्लाह मतलब आईआरजीसी मतलब ईरान। तो नेतन्याहू ने कहा बोला ठीक है अगर हिजबुल्लाह पिक्चर में आ गए, हिजबुल्लाह को बोलो हम पे हमला ना करे, अगर हम पे हमला कर दिया हम वापस जवाब देंगे। तब तक थर्ड राउंड ऑफ नेगोशिएशन थी, लगता नहीं था फोर्थ होगी। जैसे ये बात हुई तो अमेरिका ने फोर्थ राउंड ऑफ नेगोशिएशन अनाउंस कर दी, उसमें फिर लेबनान आपका आया, उसमें अमेरिका आया, उसमें इसराइल आया, इनकी एक सहमति हुई। जैसे ही ये सहमति हुई तो इनको मिर्ची लग गई, यार ये तो गेम पलट गया। गेम पलट गया तो ये पहुंचे, फिर कहते हैं भाई हिजबुल्लाह की तो इसराइल ठुकाई करा, क्या करे। नेतन्याहू ने कहा भाई मैंने तो कहा था कि अगर हिजबुल्लाह हम पे रॉकेट चलाएगा हम वापस जवाब देंगे, हमने वो किया, ये तो एग्रीमेंट का पार्ट है। इन्होंने बोला कि फिर नेतन्याहू ने बोला अब हम बेरूत पे हमला करेंगे। फिर बोला नहीं बेरूत पे हमला मत करना। तो ये इजरायली जा रहे थे, नेतन्याहू ने रोक दिया, नहीं भैया बेरूत पे हमला मत करो, वापस आओ। तो थोड़ा नेतन्याहू से खटपट हो गई, किलस गया, कोई बात नहीं। इसराइल ने अगले दिन क्या किया, तो ईरान ने एक स्टेटमेंट दे दिया अगर बेरूत पे हमला करोगे हम पूरे इसराइल पे हमला करेंगे। इन्होंने अगले दिन जाके बेरूत पे हमला कर लिया, क्योंकि अमेरिका के साथ इनकी सांठगांठ थी। अब ईरानियों ने बेवकूफी में क्या कर दिया, उन्होंने इसराइल पे हमला कर दिया। और इसराइल आज के डेट में क्या करता, जो भी हम कर रहे हैं रिटेलिएशन में कर रहे हैं, हमने हमला नहीं किया। हिजबुल्लाह की इतनी खटाई छटाई की जितनी आज तक नहीं की। आज तक हिजबुल्लाह के इतने फाइटर नहीं मारे गए जितने अब मारे, आज बेका वैली में भी शुरू कर दिया। अब यहाँ अब तैयब अर्दोगन को लगा जब मामला हिल रहा है तो उसने बोला यार आज लेबनान के आर्मी चीफ को जाओ पाकिस्तान, क्योंकि सीज फायर में एक कंडीशन थी कि भाई नेतन्याहू ने कहा
अगर लेबनान की आर्मी हिजबुल्लाह को कंट्रोल करेगी और हिजबुल्लाह हम पे फायरिंग नहीं करेगा, हम कुछ नहीं करेंगे। पर अगर लेबनान की आर्मी हिजबुल्लाह को कंट्रोल नहीं कर पाई और उन्होंने हम पे फायरिंग की, हमारे सिविलियन एरियाज में हमले की, फिर हमें ही काम करना पड़ेगा। ये काजा क्लास भी आई थी, लेबनान की आर्मी को बिल्कुल 100 मिलियन यूरो भी दे गई। बिल्कुल फेयर बात है, ये तो फेयर बात है, ये कोई गलत ये बात फेयर नहीं है। और पर हकीकत ये है, लेबनान की आर्मी हिजबुल्लाह को कंट्रोल कर ही नहीं सकती। वो हिजबुल्लाह को रोक सकती, हिजबुल्लाह को मारना पड़ेगा, वो कंट्रोल कर ही नहीं सकती। आप जानते हो लेबनान की आर्मी हिजबुल्लाह को नहीं मार सकती, दे कैन स्टॉप हिजबुल्लाह, दे कैन नॉट किल हिजबुल्लाह, वहां सिविलियन वॉर हो जाएगा। तो बेसिकली जब ये मामला हिलने वाला था तो तैयब अर्दोगन ने दिमाग लगाया, क्या करूं, आर्मी चीफ को भेज दिया पाकिस्तान, कह रहा चल तुझे किंग जहादी से मैं तेरे को ट्यूशन दिलाता हूं। उन्होंने कहा अगर आर्मी ही हिल गई तो लेबनान घंटा करेगा, जोसेफ अयूम क्रिश्चियन होके क्या करेगा, कुछ नहीं करेगा। इन्होंने इसको भेजा, हाँ इसराइलियों ने भांप लिया, कह अच्छा बेटा तो तुमने ये रणनीति बनाई, आर्मी को भेज दिया तुमने दशकों में पाकिस्तान क्या करने, व्हाट इज आर्मी चीफ डूइंग टू मीटिंग मुल्ला मुनीर, और कहता मुल्ला मुनीर ने मुझे बुलाया और वो चला भी गया। इन्होंने अगले दिन बेरूत पे हमला, इसराइल ने इन पे, ईरान ने इन पे हमला, और इन्होंने दफे तो आ गया, हिस्ट्री है। तो यानी कि जो युद्ध नहीं होने वाला था, तैयब अर्दोगन के कहने पे जो इन्होंने, नवाफ ने आर्मी चीफ को भेज दिया पाकिस्तान, इसराइल ने लिया मौका, कर दिया हमला, और बाकी इतिहास है। फिर इन बेवकूफों ने अमेरिका का अपाची हेलीकॉप्टर गिराया तो अब ट्रंप कह रहा जी मुझे भी हमला करने का मौका मिल गया। जबकि मैं शुरू से कह रहा था ट्रंप और इसराइल आपको प्रोवोक कर रहा है कि आप पहले हमला करो, आपको पहले हमला नहीं करना चाहिए, एंड यू स्टूपिडली वेंट एंड डिड। और अब दोनों रिटेलिएशन का गाना गा रहे हैं, ट्रंप हो या नेतन्याहू, दोनों कह रहे हम तो रिटेलिएट कर रहे हैं, आपने हमला किया हम तो जवाब दे रहे भाई। तो देखिए पाकिस्तान ना ईरान के काम आया, ना लेबनान के काम आया, ना ही आपके अमेरिका के काम आया। तीनों जगह जहां पाकिस्तान के अल्टीमेटली क्या युद्ध हुआ। और आज के डेट में मुल्ला मुनीर ने सीधा सीधा रास्ता काटा इसराइल का, सीधा सीधा रास्ता, डायरेक्ट रास्ता काटा इसराइल का। और आपको क्या लगता है इसराइल इसको भूलेगा? कभी कभी नहीं भूलेगा। और दूसरी बात, जो आपने सीधा सीधा ट्रंप का भी रास्ता काटा, कैसे? जो चाइना का 2 नंबर का असला आपने अपने टेरिटरी के थ्रू ईरान पहुंचाया, क्या आज के डेट में अमेरिका को नहीं पता असला कहां से आया? चाइना का असला आपने पहुंचाया, ब्लॉकेट था, ब्लॉकेट में से तो कुछ निकला नहीं, जहाज उतरा नहीं, तो आपने जो बाई रोड असला पहुंचाया, एक तो आप पे वो केस, आपने वो ये लेबनान में इंटरवीन किया, वो आप पे दूसरा केस। तो बेटा अल्टीमेटली लेबनान का प्रेसिडेंट, अमेरिका और इसराइल तो एक लाइन पे है, दूसरी लाइन पे कौन है? तैयब अर्दोगन, आपका पाकिस्तान और आपका ईरान। और तैयब अर्दोगन तो आज कह रहा था कि ऑटोमन एम्पायर का जो टाइम था तब जेरूसलम हमारे कब्जे में था, इंशाल्लाह जेरूसलम पे हम कब्जा करेंगे। और कल उसने नई लक्ष्य रेखा ड्रॉ कर ली, कह रहा भाई अगर एलिपो पे या दमस्कस पे या सीरिया में कहीं भी हमला किया, उसको मैं तुर्किया पे हमला मानूंगा और मैं जवाब दूंगा। मतलब सीरिया पे हमला करोगे, वो तुर्किया पे हमला, मैं उसका जवाब दूंगा। तो आज ट्रंप से पूछा गया, कहता भाई तेरा दोस्त अर्दोगन इसराइल तो धमकी दे रहा है, वो कह रहा मैं इसराइल पे हमला करूंगा। कह रहा नहीं मेरा दोस्त है, मैं उसको फोन करूंगा, उसको मैं औकात में ले आऊंगा, मैं फोन करते वो औकात में आ जाएगा। अब आएगा नहीं आएगा वो अलग मसला है। तो एक बड़ा इंटरेस्टिंग घटनाक्रम है कि अब मैं उसको फोन करूंगा, मैं कंट्रोल कर लूंगा। पहले ट्रंप ने इसराइल को कहा भाई तुम पे हमला हुआ, तुम मत करो, मतलब कहने को अल तक किया। पर जब ने ट्रंप ने कहा, तो एक बात बताइए, अगर ट्रंप को ये कहना था तो एक बात बताइए, सेंटकॉम ईरान से आने वाले मिसाइल इंटरसेप्ट कर रहा था, जॉर्डन कर रहा था, अमेरिकन इंटेलिजेंस पूरा साथ दे रही थी, ठीक है जी। आपका एयरबोर्न रेजिमेंट A32 आपने इसराइल में चुपचाप डिप्लॉय कर लिया, हजारों टन आपने असला इसराइल को दे दिया, आपने इसराइल को हिजबुल्लाह को ठोकने का वक्त दे दिया, आपने पाकिस्तान को यूज किया, हाँ? और अब आप कह रहे हो कि इसराइल तुम हमला मत कर। और इसराइल ने एग्जैक्टली वही किया जो ट्रंप ने कहा इसराइल नहीं करेगा। और फिर जब इसराइल ने हमला किया, ट्रंप से पूछेगा भाई इसराइल ने हमला किया तुम्हारा क्या कहना? कह रहा उन्होंने उतना किया जितना जरूरी था, इसके आगे नहीं करेंगे। और ट्रंप का एक हेलीकॉप्टर गिरता है, कहता अब तुमने तो मुझे हक दे दिया तुम पे हमला करने का। तो अगर आप उल्टा देखे, पाकिस्तान को तो सबने सर, मतलब पाकिस्तान को तो चीरहरण किया इन्होंने, जियो पॉलिटिक्स में चीरहरण। मतलब पाकिस्तान की अजमत बाजार में लूटी गई। इफ दे अंडरस्टैंड, एवरीबडी हैज यूज्ड देम, एवरीबडी इंक्लूडिंग ईरान यूज्ड देम। अब बताइए किसने पाकिस्तान का यूज नहीं किया, किसने पाकिस्तान का चीरहरण नहीं किया? अगर पाकिस्तान में कोई दिमाग वाला हो, वो सोचे इस मुल्ला मुनीर ने हमारी औकात क्या कर दी। पहले मतलब बिल्कुल ही आपको 3rd ग्रेड का सस्ता टॉयलेट पेपर बना दिया, 3rd ग्रेड का सस्ता टॉयलेट पेपर बना दिया मुल्ला मुनीर ने। पहले आपकी थोड़ी रोड फिर भी औकात थी, नाउ यू आर नोबडी, यू आर नथिंग। मतलब ट्रंप जब जहां मर्जी यूज करता पाकिस्तान का यूज नाम कर देता पाकिस्तान। मतलब मुझे लगता है बीबी से ज्यादा पाकिस्तान का नाम यूज करता आजकल। मेलिना को इतना नहीं बुलाता, वो पाकिस्तान को ज्यादा बुलाता वैसे उसकी बनती नहीं थी इससे। मतलब पाकिस्तान तो रखेली हो गया ट्रंप की।
मतलब जहां कुछ भी पेल दो पाकिस्तान, और ये पाकिस्तान के हुक्मरानी कहाँ है, खत्म है ये, इनका मुल्ला मुनीर कहाँ दुबक गया, क्या कर लिया उसने। ईरान वो वर्दी वर्दी लगा के गया था, गले वले मिल रहा था, क्या हुआ। चाइना गया, चाइना ने लताड़ दिया, अमेरिका जाता है, अमेरिका लताड़ देता है। अफगानिस्तान के नाम तुझे। देखिए कि क्या होता है कि जिस आदमी के 4 बीवियां होती हैं, तो वो जो बीवियां हैं ना, वो डेली कंस्पिरेसी करती हैं कि खाविंद एक है, हम 4 हैं, तो हम में से कौन ज़्यादा पावर एक्सरसाइज करे खाविंद के ऊपर, तो वही जो है वो अमेरिका की जो महबूबाएं हैं वो करती हैं। पर गलत सर कहा क्या आप, मैंने? नहीं बिल्कुल सही कहा आपने। आप देखिए, मैं कह रहा हूं सर, जब ये मुशर्रफ था, राइट, मुशर्रफ का जो भी एक स्टैंड होता था, राइट, जवल हक का भी एक स्टैंड होता था। ये मुल्ला मुनीर सोच रहा था मैं दुनिया में सबसे सोचता हूँ, ये आधा मौलाना पूरा उसामा बिन लादेन, जब ये गया इसको कैसे, इसको तो आपने शटल कॉक की तरह यूज किया, सबने इसका शटल कॉक, वो यहाँ ठोकरा वो यहाँ ठोकरा। अब देखिए ना, लास्ट टाइम मार्को रूबियो ने बोला टुडे मुनीर विल लीव फॉर ईरान, चला ही है ना ईरान, जब मार्को ने बोला आज तुझे ईरान जाना पड़ेगा, फिर कुछ हुआ नहीं, वो अमेरिका को भी पता था कुछ हुआ नहीं। पर एक बात बताइए, ईरान का फुद्दू बनाने के लिए पाकिस्तान को यूज किया, इसराइल को आपने विंडो दी हिजबुल्लाह को ठोकने के लिए, उसको पाकिस्तान को यूज किया। पाकिस्तानियों, अगर तुम एक बाप की औलाद हो, एक बात बताओ, 48 घंटे पहले तुम्हारा प्रधानमंत्री कह रहा था प्रपोजल रेडी है, बस वो कॉमा वॉमा लगाने साइन होने वाला, 48 घंटे बाद आज तुम में इतनी बेगैर है तो कह रहा प्रपोजल ही नहीं है कोई। कहाँ गया प्रपोजल? उस प्रपोजल की ड्राफ्ट तो दिखाओ जो रेडी था, वो बता तो दो साहब ये प्रपोजल था, ये रेडी था, बस इतना थोड़ा रहता था, इतना थोड़ा रहता था, कहाँ गया है? व्हाट हैज हैपेंड टू यू? सर कहानी यही है, ये सस्ते जहादी है, ये हमेशा देखते कहीं कुछ खाने कमाने का मौका मिल जाए उसमें चक्कर में रहते हैं। अमेरिका में मैं आपको मानता हूं, मैं चलिए आज मैं बोल ही देता हूं, अगर एक सड़क पे कुत्ता घूम रहा ना, कुत्ता, आवारा कुत्ता, उसको भी दो बार आप बिस्कुट डालेंगे ना, वो दुम नहीं हिलाएगा, उससे एक बिस्कुट में पाकिस्तानी दुम हिलाता है, एक बिस्कुट में, वो भी कुत्ते वाले बिस्कुट। मतलब सड़क वाले कुत्ते से नीचे औकात है इनकी। मतलब व्हाट डिड दे थिंक, ट्रम्प ने चाय पिला दी, ट्रम्प ने 5 बिठाए, ट्रम्प तुम्हारा मामा लग रहा है? ट्रम्प एक नंबर का व्यापारी है, वो तो तुम्हारा यूज कर रहा था। एंड वी वर, आई वाज सेइंग दिस फ्रॉम द डे वन, ही इज यूजिंग यू। वो तुम्हें बिल्कुल टॉयलेट पेपर से भी घटिया समझता है भाई। इससे जलालत किसी मुल्क की हो सकती है? और क्या आपने आपको फील्ड मार्शल बना दिया, वो तमगे लगा दिए, वो लगा दिए। मुझे तो किसी बंदे ने एक सही बात बोली, बोला सुमित भाई 5 इन्होंने जंगें लड़ी, 5 की 5 हारी, ये तमगे किस बात के? मैंने बताऊं मैं किस बात के, मैं बताऊं, मैं कहा 11 बच्चे मारने के, 13 औरतें मारने के, शिया मारने के, हजारा मारने के, बलोच मारने के, पठान मारने के, औरतों में बांग्लादेश में बलात्कार करने के, बंगाली मारने के, ये तमगे इस बात के, ये जंग के थोड़ी ना तमगे हैं, जंग तो सारी हार चुके हैं। तो ये तमगे से, या ये 25 बलात्कार के थे मैंने, वो जैसे वो दिखाता है ना धुरंधर में, उसका ब्रिगेडियर जहांगीर, 1000 मैंने औरतों की अजमत लूटी थी, एंड दैट इज एग्जैक्टली व्हाट आदित्य दत्त डिपिक्टेड एज पाकिस्तानी फौज, इन्होंने ये किया है, दैट इज व्हाट दे आर। बाप बेटे को मार देता है, बेटा बाप को मार देता है, कह रहा तू झूठा एक नंबर का। तो मतलब ये इनका सेटअप है, ये इनकी फौज है, ये इनके हालात हैं। सो दिस सिस्टम इज बाउंड टू कोलैप्स। एंड जब ये हकीकत बाहर आती है, फिर ये मीडिया को इधर उधर डाइवर्ट कर देते कि ये हो गया, इतने मार दिए, यहाँ मार दिए, वो मार दिए। बट मुझे लग रहा है कि इनकी अब हालत बद से बदतर हो गई है, दे कैन नेवर मेक इट। और लेबनान लेकिन में हालात तो यूएस की भी अच्छी नहीं है। अब और कुछ नहीं हुआ तो वो सेंटकॉम वाले जो हैं वो ओमान के कोस्ट पे जो एंकर्ड शिप खड़े हुए हैं, जिसमें कई सारे जो हैं, वैसे तो जो भी वेसल्स जो हैं वो पिछले 72 घंटों में जिनके ऊपर जिनको हिट हुआ है, वो उनका फ्लैग तो दूसरे देशों का है, क्रू उसमें पूरा इंडियन है। अब ये इस चीज़ का, इस लकूना का फ़ायदा उठा के बार बार इंडियन मैंड शिप्स पे हमला कर रहे हैं, और ये सोच रहे हैं कि साहब बहुत बहादुर हो रहे हैं ये जो अभी क्या जयवीर था ना, एमटी जयवीर, जयवीर शिप का नाम, इस पे गिनी का फ्लैग था। और इसका इस जो सेंटकॉम का कहना, वो कह रही जी हमने इनको बोला, इन्होंने माना नहीं, हमने 10 बार वार्निंग दी, देन वी फायर 2 हाई फायर मिसाइल्स एट द इंजन रूम, और कैप्टन शुड हैव टोल्ड द पीपल टू इवैक्यूएट, उन्होंने माना नहीं, अनफॉर्चुनेटली वी लॉस्ट 2 लाइव्स। हम पर मुद्दे की बात है, हमारे तो 3 भाई मारे गए,
ना हम ईरान के साथ, ना हम अमेरिका के साथ। हमारा तो लेना देना इस युद्ध से कुछ है ही नहीं। बट इसीलिए हमने अमेरिकन को तलब किया था, इसलिए बोला भैया जरा तुम देख के करो, क्या करो कि शिप में क्रू कौन सा, वो भी तो इम्पोर्टेंट है। चलो शिप तुम्हारा, तुम्हें अटैक करना है नहीं करना वो तुम्हारा अपना मसला है, ईरान के साथ जो भी है, बट शिप में क्रू कौन सा वो भी तो बड़ा इंपॉर्टेंट है। आपने क्रू को क्या निकलने का नोटिस दिया? डिड द क्रू लीव द शिप बिफोर यू अटैक्ड इट? वैसे एमईए ने तलब किया था, थोड़ा अमेरिकन का सॉफ्टवेयर अपडेट किया था, पर फिर भी अब 4 दिन में तीसरा इंसिडेंट है। तो सॉरी 4 दिन में तीसरा इंसिडेंट है, और अब तक अमेरिका कह रहा है जी 9 शिप ऐसे हैं जिनको हमने डिसेबल किया, 135 शिप रोके हैं और 35 शिप हमने टर्न बैक की। 135 शिप हमने रोके हैं और 9 शिप्स को हमने डिसेबल किया है। पर ये भी अब देखिए, ये युद्ध तो बढ़ ही रहा है, और अनफॉर्चुनेटली हमारे भारतीय भाई, हमारे बच्चे आर कमिंग बिकमिंग इवेंचुअल कैजुअलिटी व्हिच इज वेरी डिसहार्टनिंग। और मैं मानता हूं कि इसमें अमेरिका को भी दोष देना चाहिए, क्योंकि आपको ये भी देखना पड़ेगा कि शिप का क्रू कौन सा है। आपको क्रू को एडिक्वेट नोटिस देनी पड़ेगी शिप छोड़ने के लिए, और आप ऐसे नहीं कर सकते। यू कैन नॉट कीप ऑन अटैकिंग लाइक दिस। और इंडिया पीछे के पास क्या ऑप्शन है? इंडिया के पास सर अमेरिका को एक ही चीज समझ आती, व्यापार। अमेरिका को एक ही चीज समझ आती, व्यापार। इंडिया ने तो व्यापार कर दिया। इंडिया ने तो स्टारलिंक का कैंसिल कर दिया है। स्टारलिंक का जो इन्होंने एलओआई जारी किया था, स्टारलिंक कैंसिल कर दिया कि स्टारलिंक नहीं लगेगा। अमेरिका को चोट एक रीजंस जो है वो सिक्योरिटी रीजंस हैं, लेकिन धक्का तो लगा ना अमेरिका को। उसके बाद उसने 2 और उड़ा दिए जैसे ही उसको पता चला स्टारलिंक कैंसिल कर। सर देखिए, अमेरिका को सबसे ज्यादा हिट करता है व्यापार, और यहाँ अमेरिका यही एलिबाई लेता है जी इंडियन वेसल नहीं थी, इंडियन फ्लैग वेसल नहीं थी, हमें नहीं पता इसका क्रू कौन सा था, हमने तो गिनी का शिप समझ के इसको अटैक किया बिकॉज दे वर ट्राइंग टू ब्रेक द ब्लॉकेड। उनका एलिबाई तो यही होता। बट कहीं ना कहीं हमें भी उनको कन्वे करना पड़ेगा, भाई ये सब चलेगा नहीं, आपको देखना पड़ेगा, यू टू रियली रियली सी। जबकि अमेरिका का दावा, मैंने 200 शिप निकाल दिए चोरी छुपे, मिलियंस ऑफ बैरल्स ऑफ ऑयल भी मैंने निकाल दिया चोरी छुपे, वो अमेरिकन का दावा है। बट मेरे को उससे मतलब नहीं, जब तक हमारे लोग इम्पैक्ट ना होंगे, हमारा मतलब तो वहां तक है। हमारे लोग इम्पैक्ट होंगे, हमारे लोग हताहत होंगे, जख्मी होंगे, इफ दे लूज देयर लाइफ, ऑफ कोर्स इट्स अ कंसर्न फॉर द नेशन। हमारी नेशन का कंसर्न है, बिकॉज वी आर नॉट पार्ट ऑफ दिस वॉर, हमें इस लड़ाई से कोई लेना देना है नहीं। तो अमेरिका हैज टू बी वेरी वेरी केयरफुल, दे हैव टू बी अकाउंटेबल, क्योंकि अल्टीमेटली अगर इंडियन डोमिनेटेड क्रू है, अगर पूरा क्रू इंडियन है, तो आपको फिर एहतियात देना पड़ेगा, या आपको भारत से संपर्क करना पड़ेगा। चलिए वो देना पड़ेगा ये हम कह रहे हैं, लेकिन यहाँ पर तो उन्होंने नहीं किया ना। अब इंडिया के पास क्या ऑप्शन है? सर इंडिया इनका कौन सा शिप उड़ा सकता है? देखिए शिप तो आपके बहुत से तरीके हैं जो आप तंग कर सकते हो, बहुत से तरीके। इनकी इंडिया पे भी बहुत डिपेंडेंस है, तो भारत चाहे। मैंने आपको बोला ना स्टारलिंक वाला, उससे क्या कनेक्शन है इसका? स्टारलिंक वाला मैं मानता हूं कि उसमें खैर जो हमारा क्राइटेरिया था सिक्योरिटी का तो है ही। खैर उसमें देखिए, आपके नॉर्थ ईस्ट में और आपके अंडमान निकोबार में कुछ बहुत पहले कुछ स्टारलिंक का इक्विपमेंट मिला था, तब भारत की सरकार, वो है ना, वो मैथ्यू वैन डाइक है ना हमारे पास बैठा हुआ। हमने उसको इनको अप्रोच किया था स्टारलिंक को, मतलब भाई यार ये किसको बेचा था बता दो, ये माल तुमने किसको बेचा था हमें बता दो। ये हमने आतंकवादियों के पास पकड़ा, स्टारलिंक ने बोलने से मना कर दिया, हमारी कस्टमर पॉलिसी हम नहीं बताई। भाई अगर आपकी कस्टमर पॉलिसी ऐसी है तो यू कैन नॉट हैव योर इक्विपमेंट सोल्ड इन इंडिया, तो हम आपको कैसे फिर आपको यहाँ एक फ्री रन दे दें? कोई भी आएगा तो आप, अगर हमारी सरकार पूछेगी किसी आतंकवादी के पास पकड़ा गया, आपको बोलना पड़ेगा। और जो पहलगाम के जो परपेट्रेटर्स थे उनके पास भी अल्ट्रासेट्स मिले, शायद स्टारलिंक का कुछ इक्विपमेंट मिला हो, मुझे नहीं पता, अल्ट्रासेट्स तो थे उनके पास चाइनीज। तो अगर वहां भारत ने एक बिल्कुल राष्ट्रीय सुरक्षा के परिप्रेक्ष्य में आपको एक मना कर दिया, दैट इज बिल्कुल एस्टिमेट। यू कम अप एंड से कि हम आपको इक्विपमेंट का मालिक किसको भेजा था, क्या दे सकता है, इन्फॉर्मेशन देंगे, हमें आपसे कोई हर्ष नहीं। तो ये आपको, बट मैं ये मानता हूं कि आपकी रणनीति कुछ भी हो, बट अगर शिप में 100% भारतीय क्रू है, यू कैन नॉट हिट दैट शिप, यू हैव टू टॉक टू द एमईए ऑफ इंडिया। फिर आपको एमईए से बात करनी पड़ेगी, यू कैन नॉट टेक अ यूनिलैटरल एक्शन अगर आपको पता पूरा शिप का क्रू इंडियन है। आपको ये इस पे तो खैर ये अमेरिका को पीछे जाना पड़ेगा, यू हैव टू अपोलोजाइज जो आपने किया, क्योंकि अगर आपको पता पूरा शिप इंडियन है, फिर जो अल्टीमेटली मरेगा वो तो इंडियन मरेगा ना। अब आपको भी पता है कि ट्रम्प अपोलोजाइज तो करता नहीं है।
सर फिर तरीके भी तो बहुत होते हैं ना हमारे पास, फिर अपोलोजाइज नहीं जैसे करेगा तो बहुत। व्यापार सबसे, अमेरिका को सबसे ज्यादा क्या चुभता है? व्यापार और सपोर्ट। अभी मोदी जी का सपोर्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट, व्यापार इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो आप कहीं ना कहीं आपके पास भी पेज होंगे, आपके पास भी लेवरेजेस होंगे विच यू कैन यूज। तो फिर ये अमेरिका रोएंगे कि भारत ने ऐसे स्टेटमेंट क्यों दे दिया, वो क्यों दे दिया। जबकि कल ट्रम्प मोदी जी की तो बड़ी तारीफें कर रहा था, नेतन्याहू का भी ट्वीट आया था, मोदी देखिए जी ने भी साहब, जब। ट्रम्प जब तारीफ करे तो समझ लीजिए कि कुछ गड़बड़ होने वाली है। हाँ, और जब देखिए ट्रम्प, सर मैं शुरू से कह रहा हूँ, बहुत ट्रांजिशनल आदमी है। ये अमेरिकन बहुत ट्रांजिशनल होते हैं, आप इनके साथ व्यापार कर सकते हो, प्यार नहीं कर सकते हो। ट्रांजिशन बेस्ड डीलिंग रखिए, काम करते रहिए, चीजों को चलाते रखिए, दैट इज ऑल व्हाट यू कैन डू विद देम। यू कैनॉट काइंड ऑफ आइज क्लोजली ट्रस्ट देम, क्योंकि इनके ऑब्जेक्टिव्स हर हफ्ते बदलते हैं, इनके दोस्त, इनकी प्रायोरिटीज हफ्ते हफ्ते बदलते हैं, इनकी फॉरेन पॉलिसी हर महीने बदलती है। रादर आज के ट्रम्प के होते हो तो हर हफ्ते में, मुझे लगता है हर 24 घंटे में बदलती है। तो कल इनकी क्या फॉरेन पॉलिसी हो, क्या हो, कुछ नहीं पता। बट ये बहुत एक कंसर्न है हमारे लिए कि अगर आपको पता था इसमें सारे भारतीय मूल के लोग हैं, तो तब आपको शिप को हिट नहीं करना चाहिए। दैट इज अ ब्लंडर विच यू हैव डन एंड यू शुड अपोलोजाइज फॉर दैट। क्योंकि कहीं ना कहीं संवेदनाएं इन्वॉल्व है, कहीं ना कहीं सेंसिटिविटीज इन्वॉल्व है, कहीं ना कहीं हमारे लोगों की सुरक्षा इन्वॉल्व है। और आप इससे बिल्कुल हाथ नहीं धो सकते कि भाई हमने वार्निंग दी, ये दी, बट यू हैव टू देन टॉक टू एमईए और यू हैव टू टॉक टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। यू शुड हैव टेकन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इनटू कॉन्फिडेंस। तो हो सकता हम कुछ कर लेते, हो सकता हम कुछ कर लेते। और मैं ये भी अटकलें हो रही कि क्या आपने प्रॉपर वार्निंग दी थी, कि ये भी अटकलें आ रही कि आपको जब पता था पूरा अगर इंडिया शिप है, डिड यू गिव द मोर टाइम फॉर देम टू इवैक्यूएट। तो ये सब चीजें हैं। अब देखिए युद्ध एक सीमा, एक बहुत ही भयंकर परिस्थिति में पहुंच गया है। अब वो अमेरिका का मिसाइल हो या वो ईरान का ड्रोन हो, इसका आउटकम सेम होना है, इसका आउटकम कहीं ना कहीं वही होना है। और हमारा ये दायित्व बनता है कि हम अमेरिका से बात करें जो भारत सरकार कर रही है, हम ईरान से भी बात करें और बोले भाई जो भी तुम्हारी आपस की लड़ाई है, हमारे लोग को और हमारे भाइयों बहनों को इससे बाहर रखो। दैट इज नॉट व्हाट शुड बी आवर प्रॉब्लम। आपकी लड़ाई है, आपस में अटैक करो। और ईरानियों से मैं कहूंगा अगर तुम्हें अटैक करना, 2,000 मील दूर रॉकेट क्यों चला रहे हो? अमेरिका के 50 शिप तुम्हारे दरवाजे पे खड़े, उन पे अटैक करो ना। कार्गो शिप्स पे क्यों अटैक कर रहे हो भाई? जो तुम्हारे अमेरिका के 50 शिप खड़े, मिलिट्री जहाज खड़े, उसमें तो अमेरिका नहीं होगा ना जो होगा, तो आप उसको अटैक करो। Why are you attacking innocent civilians? Why are you attacking cargo and merchant vessels? अमेरिका के 50-60 शिप आपके हर छोटे बड़े मिसाइल और ड्रोन के रेंज में है, और उसमें बैठे वाला आदमी भी अमेरिकन है। अटैक करना तो जाकर उसको करो, अपनी ताकत दिखानी तो उसको दिखाओ। तो ये जो आपने फियास्को खड़ा किया है, तो दिस इज, एंड व्हाई शुड वी पे द प्राइस? दैट इज अ कंसर्न, दैट इज अ बिग कंसर्न व्हिच वी आर रियली बॉदर्ड अबाउट। और ये मुझे लगता है कि आने वाले टाइम में रिलेशनों को देखते हुए अमेरिका नीड्स टू बी वेरी केयरफुल अबाउट इट। कि आप क्या कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे हो। आपके पास रीजन है, फ्लैग नहीं था आपके पास, ये है कि जी वहां का फ्लैग था, यहाँ का फ्लैग था, हमने वार्निंग दी, वो थी, वो सब ठीक है। बट अल्टीमेटली अगर हमारे लोगों के साथ दुर्घटना होगी, भारत में संवेदनाएं उत्पन्न होती है और बिल्कुल होनी भी चाहिए। आज मेरा भी दोल रो रहा, हमारे 3 भाई मारे गए हैं। तो ये यू कैनॉट रन अवे फ्रॉम दिस रिस्पॉन्सिबिलिटी। You have to be responsible for this and you have to be hold accountable for this। और फिर अगर आप नहीं मानोगे, फिर विकल्प मुझे लगता है भारत सरकार के पास है, लेवरेजेस है जिनका इस्तेमाल किया जाना चाहिए। तो चलिए अब जरा आगे आपको ले चलते हैं, और आगे आपको ले चलते हैं हमारा बांग्लादेश की तरफ। बांग्लादेश में भी थोड़ी सी छोटी सी बात करनी थी। देखिए बांग्लादेश में काफी लोग वापस गए हैं। माना जाता है कि लगभग 1 लाख लोग तो खुद ही निकल गए, क्योंकि आपने जितने जितने एसआईआर में निकाले, मोटा मोटा उससे डबल लोग आपके निकल गए, बॉर्डर पार कर गए। तो बांग्लादेश में जो एक्सोडस हो रहा, तो बांग्लादेश की पॉलिटिकल पार्टियां पागल हो रही है। हाँ, बांग्लादेश का बॉर्डर गार्ड हमारे बीएसएफ को आजकल धमकियां देने लगा है कि हम भी फायरिंग कर सकते हैं, हमें भी फायर खोलना आता। अरे भैया, वकरुल जमान ने तो आजकल दाढ़ी उगानी शुरू कर दी है, वो मौलाना बनने लगा है। तो अल्टीमेटली बांग्लादेश का जो दशकों से खेल चल रहा था, जो ग्रेटर बांग्लादेश का प्रोजेक्ट था, जो तैयब अर्दोगन का सपना था, ये सारे प्रोजेक्ट, ये सारा खेल कहीं ना कहीं खत्म होता हुआ नजर आ रहा है। और ये लोग हमें वापस आते हुए नजर आ रहे हैं। और अभी शुभेंदु अधिकारी जी को तो महीना भी नहीं हुआ,
गद्दी संभाले हुए। अभी देखिए 5 साल में क्या क्या होगा। और ये हमें पूरा, जहां भी बांग्लादेश का बॉर्डर लगता है, इस पूरे बॉर्डर पे हमें ये अभियान चलाना चाहिए। और भारत को अब डिपोर्टेशन ड्राइव को लेके बड़ा सक्रिय होना चाहिए। और मैं मानता हूं कि एसआईआर के माध्यम से करें, जिस माध्यम से करें, एक विदेशी लोग जो यहाँ रहते हैं, जो इलीगल्स रहते हैं, इनका भारत छोड़ के निकलना, या इनको डिटेंशन सेंटर्स में डालना, या इनको अपनी आबादी से अलग करने का प्रावधान होना चाहिए। और जो शुभेंदु अधिकारी जी ने कहा कि जो एसआईआर से निकल गया उसको कोई भी उसको कोई भी सुविधा नहीं मिलेगी, मैं मानता हूँ ये पूरे इंडिया पे लागू होना चाहिए। जो एसआईआर से निकल गए उनको कोई भी भारत सरकार द्वारा कोई भी सुविधा, कोई भी ऐसा प्रावधान, कोई भी ऐसी चीजें ना दी जाए। ये पूरे भारत व्यापी अभियान होना चाहिए और हमें इस पर अग्रसर होकर काम करना पड़ेगा। मोदी जी अब ईश्वर की कृपा से भाई हाईएस्ट इलेक्टेड सर्विंग प्राइम मिनिस्टर बन गए हैं। उनके पास पॉलिटिकल पावर है, पॉलिटिकल कैपिटल है, उनकी पॉलिटिकल गुडविल अब इज एक्सीडिंग एनी अदर प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। और मैं मानता हूं कि अगर मोदी जी ये निर्णय करते हैं, और ये मैं मानता हूं कि अब सब जगह लगभग 80% जगह भाजपा की सरकार है, तो एक बहुत बड़े मेनेस से इस भारत को हम लिबरेट कर सकते हैं। बहुत बड़े एक जंजाल से भारत को बचा सकते हैं। जैसे कि मोदी जी ने 25 करोड़ लोगों को गरीबी से उभारा, ये एक बहुत बड़ा अचीवमेंट था, जिसकी कल तारीफ नेतन्याहू भी कर रहा था। 25 करोड़ लोगों को गरीबी से निकालना कोई छोटा काम नहीं होता। ऐसे तो कई सारे अचीवमेंट है। ठीक उसी तरह से ये जितने भी करोड़, 2 करोड़, 5 करोड़, ये जितने भी विदेशी यहाँ इलीगल्स बैठे हैं, इनको भारत से निकालना, भारत की भूमि से इनका पलायन करवाना, ये मुझे लगता है सरकार की प्राथमिकता होनी चाहिए। और कहीं ना कहीं सनातन और सनातनी वैल्यूज को स्ट्रेंथन करना, हमारे फैमिली सिस्टम को स्ट्रेंथन करना, ये हमारा दायित्व होना चाहिए। जी, तब संजय सर हाँ हमारे जी। साथ। जी ना वो क्या है कि वो मेरे कैमरे की बैटरी उड़ गई थी, तो इसलिए मैं जी जी। तो बस ये है कि ये वो दिखा तो बहुत रहे हैं, लेकिन मेरे पास न्यूज़ ये आ रही है कि लाख 2 लाख तो वापस चले गए हैं। आपके पास क्या खबर है? सर लाख के ऊपर का आंकड़ा तो है कि लाख के ऊपर तो बढ़ गए, मतलब जितने एसआईआर में थे उससे ज्यादा निकल गए। मैं तो कह रहा हूँ कि देखिए शुभेंदु अधिकारी जी ने बड़ी अच्छी बात की ना, जो एसआईआर में निकल गए उसे बेनिफिट कोई नहीं मिलेगा, टोटल बेनिफिट से खा लो। फिर यहाँ रह के करेंगे क्या? फिर ये जो आपकी ग्रेटर बांग्लादेश का प्रोजेक्ट था, ये सब तो खुद ही निरस्त हो गए ना। आप देखिए शुभेंदु जी को तो महीना नहीं हुआ गद्दी पे बैठे हुए, वैसे योगी जी से के लाइफ पे चल रहे बहुत सॉलिड। तो 1 महीने में अगर इतना अचीवमेंट है, तो मुझे लगता है साल भर में तो पूरा अचीवमेंट होना चाहिए। और जब आपका वो आप ऑफलाइन हो गए थे, मैं कह रहा था अब तो ये जहां भी हमारा बांग्लादेश के साथ बॉर्डर लगता है, हमें उन सब स्टेट्स पे अभियान चलाना चाहिए। सर मोदी जी इज द हाईएस्ट सर्विंग इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। इतनी पॉलिटिकल गुडविल, इतनी पॉलिटिकल ताकत किसी के पास अभी न थी, न है, न कभी होगी। तो अगर मोदी जी एक अभियान चला दे कि इन सब घुसपैठियों को, इन सब इलीगल्स को भारत से बाहर फेंकना है, चाहे वो आप डिटेंशन सेंटर बनाए, चाहे आप भारत के पास जो आइलैंड्स है उनमें इनको बाहर रखें, जो मर्जी करें, इनको अब बाहर निकालने का समय आ गया। भारत के संसाधनों पे भारतीयों का हक है। और कहीं ना कहीं सनातन और सनातन इकोसिस्टम और सनातनियों की व्यवस्थाओं को मजबूत बनाने का टाइम आ गया है। क्योंकि आप जानते हैं सर, जब तक हमारे पास डेमोग्राफिक एडवांटेज है तब तक ही हम चलेंगे। और ये जो लोग जितने भी बांग्लादेश से यहाँ आए थे, इनमें से 99% गजवा हिंद और दारुल इस्लाम सोच के ही तो आए थे, और तो कुछ सोच के आए नहीं थे। ग्रेटर बांग्लादेश, गजवा हिंद, दारुल इस्लाम, यही सोच के तो आए थे, और तो कुछ सोच के नहीं आए थे। तो क्या अब हम उस प्रोजेक्ट को होने देंगे? मैं मानता हूं कि अब हमारे पास वो ताकत है, वो शक्ति है, वो हमारे पास मैंडेट है। अब तो मैंडेट 300 को भी पार कर गया, तो हमारे पास मैंडेट वो है कि अब हम कुछ भी कर सकते हैं। और मैं मानता हूं कि जो शिखर पे मोदी जी अभी है, वो जो बोलेंगे, जैसा चाहेंगे, वो रूल बन जाएगा, वो लॉ बन जाएगा। और कहीं ना कहीं ये देश, हमारी आने वाली नस्लें इसके लिए मोदी जी की ऋणी रहेंगी। क्योंकि अल्टीमेटली सर एवरीथिंग इज डेमोग्राफी। डेमोग्राफी है तो आप सेफ हो, डेमोग्राफी नहीं है तो आप सेफ नहीं हो। मैं तो खुल के बोलता हूँ, डेमोग्राफी को मेंटेन करना, बचा के रहना, बचा के रखना बहुत जरूरी है। उसके अलावा फिर आपको पॉपुलेशन कंट्रोल लॉ भी लाने पड़ेंगे। क्योंकि पीछे देखिए एक इलॉन मस्क का आर्टिकल भी आया था, बड़ा अच्छा आर्टिकल था भाई। अब भारत का 1.9 पे आ गया रिप्लेसमेंट, और दिल्ली जैसे शहर में पर कपल फर्टिलिटी इज अराउंड 1.1 1.2 पे आ गई लगभग लगभग। तो अगर आप देखें मेट्रोपॉलिटन शहरों में या ओवरऑल हम हिंदू, वी आर नॉट एबल टू रिप्लेस अवर सेल्फ। तो कहीं ना कहीं ये भी एक संवेदन का मसला है
क्योंकि जो आक्रांता केवल केवल बाहर का ही नहीं होता, कभी बार अंदर वाले लोगों के भी इरादे आक्रांताओं से मिलते हैं, तो उन पे भी संयम रखने की आवश्यकता, उनके लिए कानून वानून जो भी बनाने हैं, पॉपुलेशन कंट्रोल वगैरह वो लाना पड़ेगा। और मैं तो अपने सारे हिंदू भाइयों से हाथ जोड़ के निवेदन करूंगा, भाई अगर आपके 2 बच्चे नहीं है तो आप अपनी सभ्यता के साथ घात कर रहे हो। और आने वाले टाइम में, आज से 10 साल 25 साल बाद का एक आंकड़ा देता हूँ आपको, जयपुर डायलॉग बड़ा प्लेटफॉर्म है, सुनिएगा। 25 साल 2050 या बाई 55 भारत विल पीक, बांग्लादेश विल पीक, पाकिस्तान विल नॉट पीक, पाकिस्तान बढ़ता रहेगा। तब अगर आप टोटल मुसलमान इन इंडिया, पाकिस्तान और बांग्लादेश देखोगे और इतने भारत में हिंदू देखोगे, केवल 10 से 15% का फर्क रहेगा, केवल 10 से 15% का। इसको समझिए, अगर आपके 2 या 2 से ज्यादा बच्चे नहीं, हम सभ्यता के साथ घात कर रहे हैं। इस सभ्यता के घात को रोकना पड़ेगा। आपकी जिंदगी कट गई, आपके आने वाले जो जनरेशन है उनका जीवन क्या होगा, जरा इस आंकड़े को दिमाग में रख के उसकी परिकल्पना कीजिए। और मैं 250 साल पुरानी बात, आगे की बात नहीं बता रहा हूं, मैं आपको बता रहा हूं केवल 25 से 30 साल आगे। अब आप बोलोगे सुमित भाई ऐसे क्यों होता, आपके सामने पाकिस्तान बना, आपके सामने बांग्लादेश बना, आपके सामने ईस्ट और वेस्ट जर्मनी आई, आपके सामने रशिया टूटा, कितने जियोपॉलिटिकल बड़े बड़े बदलाव आपके सामने हुए। तो कल को कोई ऐसी पर संभावना ना बने, उसके लिए आज हमें तैयार रहना पड़ेगा और आज से तैयारी करनी पड़ेगी। जी जी, तो आइए आज की चर्चा को अब यहीं पर विराम देते हैं। सभी दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद, सुमित पीर जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। सर, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। सभी दर्शकों को साधुवाद। भारत माता की जय, वंदे मातरम, ओम नमः पार्वती पतये, हर 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 महादेव।